मेरी 16 साल की बेटी सुबह सोकर उठती तो उसके कपड़े फटे होते। ये देखकर मैं बहुत परेशान हो जाता कि रात को घर का दरवाजा भी मैं खुद बंद करता हूँ, फिर हर रात मेरी बेटी के साथ ये कौन करता है। एक रात मैंने अपनी बीवी से कहा कि वो पूरी रात जाकर बेटी की देखभाल करना। फिर जैसी ही अगली सुबह हुई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बीवी और बेटी दोनों के कपड़े नहीं। मेरा नाम अवैस है। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई भी नहीं था। मैं एक बहुत दुबला पतला और कमजोर इंसान था। मेरी अकेली माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। जब मेरी उम्र 14 साल थी तब मेरे अब्बू मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ ने दूसरी शादी सिर्फ मेरी खातिर ही नहीं की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि दूसरी शादी करने से 14 साल के बेटे की जिंदगी पर बुरा असर पड़ सकता है। फिर जब मैं जवान हुआ और मेरी उम्र 23 साल हुई तो मेरी माँ ने मेरी जल्द ही शादी करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मेरी माँ बीमार रहती थी और उन्हें ऐसा लगता था कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगी। हालांकि उनका इलाज एक अच्छे अस्पताल में चल रहा था। वो चाहती थी कि वो मेरी शादी अपने जीती जी कर दे। अपने इकलौते बेटे की खुशी वो अपनी आंखों से देखना चाहती थी और अपने हाथों से ही मेरी शादी की सारी खुशियों का फैसला करके जाना चाहती थी। उन्होंने मेरे लिए लड़कियां तलाश करना शुरू कर दी थी। फिर उन्हें एक लड़की पसंद आ गई थी जिसका नाम अरूबा था। माँ ने मुझे अरूबा की फोटो दिखाई थी, वो मुझे पसंद आ गई थी और फिर वो मेरी माँ की पसंद की थी, इसलिए मेरे लिए उसे पसंद करना बहुत जरूरी था। वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखती थी, जबकि हम मिडिल क्लास लोग थे। मैं 30,000 रुपए महीना कमाता था, जिससे हम दोनों माँ बेटे का गुजारा अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन जब से मेरी माँ बीमार हुई थी तब से ही मेरी आधी तनख्वाह तो मेरी माँ के इलाज में ही लग जाती थी। बाकी जो पैसे बचते उससे मेरी माँ जैसे तैसे घर का गुजारा कर लिया करती थी। मेरी माँ मेरी शादी अपनी आंखों से देख चुकी है, क्योंकि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मेरी माँ के मर जाने के बाद मैं बहुत दुखी हो गया था और सारा दिन अफसोस में ही बैठा रहता था। अरूबा ने इस मुश्किल वक्त में मुझे सहारा दिया था, मुझे तसल्ली दी थी और मुझे दिलासा दिया था। वो मुझे हमेशा समझाती रहती थी कि जाने वाला इंसान चला जाता है, उसे कोई नहीं रोक सकता और अब आगे आपको अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे कब तक आप अपनी माँ का दुख मनाते रहोगे। एक तरह से अरूबा ठीक ही कह रही थी कि किसी जाने वाले का दुख आखिर कब तक मनाया जा सकता है, क्योंकि आगे मेरी सारी जिंदगी पड़ी हुई थी। बल्कि मेरे साथ मेरी बीवी भी थी। मुझे अपनी बीवी के अच्छे बुरे को समझना था, उसका ख्याल रखना था। पर माँ के दुख को मैंने दिल से निकाल कर तो खत्म नहीं किया था। लेकिन मुझे मेरी माँ आज भी याद आती है। हाँ, पर मैं जिंदगी में आगे जरूर बढ़ गया था। मेरे लिए ऐसा करना थोड़ा मुश्किल साबित हुआ था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बचपन से लेकर जवानी तक अकेले ही पाला था। उन्होंने लोगों के घरों में काम किया था, मुझे पढ़ाया लिखाया था, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। इसलिए मेरी माँ से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं हो सकता था। अरूबा भी बहुत अच्छी लड़की थी। हम दोनों की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। हमारी शादी को 3 महीने हो गए थे। मैं ऑफिस से घर आ गया था, तभी अचानक से दरवाजे पर रुक गया था, क्योंकि मुझे अपने घर के अंदर से कुछ औरतों के बोलने की आवाज आ रही थी। एक औरत कह रही थी कि अच्छे तरीके से काम तो करेगा ना, देख लो हमें तुम पर बहुत भरोसा है, तुम हमारी जिंदगी खुशियों से भर दोगी ना। तभी एक औरत कहने लगी कि मेरा शौहर तो बस अब क्या बताऊं, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। उससे शादी करने के बाद मेरी तो सारी रातें करवटें बदलते हुए ही गुजर जाती है। मेरा शौहर तो नींद का बहाना करके सो जाता है, भला कोई ऐसा मर्द भी होगा जैसा कि मेरा है। आज तो मैं खामोशी से पीछे लौट गया था और अपने एक दोस्त के घर जाकर बैठ गया था, क्योंकि घर में कुछ औरतें आई हुई थी। ये औरतें कौन थी और कहां से आई थी, मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं काफी देर के बाद अपने घर में गया था। मुझे लगा था कि कहीं मेरी बीवी को ये ना पता चल जाए कि मैं आज दरवाजे से ही वापस लौट गया था और उन औरतों के जाने के बाद ही घर में आया हूँ, और ना ही मेरी बीवी ने मुझे इन औरतों के बारे में कुछ बताया था। फिर 2-3 दिन लगातार ऐसा ही होता रहा। जब भी मैं ऑफिस से घर वापस आता तो मेरे घर से औरतों के बोलने की आवाज आती थी, लेकिन आज तो एक औरत मेरे घर से निकल रही थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। आज तो जो बातें मैंने सुनी थी उनको सुनकर तो मेरे कान खड़े हो गए थे। मैं थोड़ा शर्मा भी गया था, क्योंकि औरतें भी जब अकेले एक साथ बैठती हैं तो ये सारी बातें तो करती ही हैं। मैं अपनी बाइक खड़ी कर चुका था और आज मैं घर के अंदर जाने के बारे में सोच रहा था। मैं घर के अंदर जाने ही वाला था, उतनी ही देर में वो औरतें मुस्कुराती हुई मेरे घर से बाहर निकल गई थी। एक औरत मुझे देखती ही अपने बराबर वाली औरत के कान में कहने लगी, ये है अरूबा का शौहर, देखो तो कितना हट्टा कट्टा है। ये कहकर वो दोनों हंसती हुई वहां से चली गई। मैं बहुत हैरान हो गया था कि ये औरतें कैसे बातें कर रही थी। मैंने एक नजर अपने ऊपर डाली, पता नहीं मैं उन औरतों को कहां से हट्टा कट्टा लग रहा था। मैं तो एक मामूली सा इंसान था। हालांकि मेरी सेहत ज्यादा नहीं थी, बस नॉर्मल सी शक्ल वाला था और मेरी सादा सी पर्सनैलिटी थी। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, अरूबा कमरे से बाहर निकली थी और वो भी मुस्कुरा रही थी। मुझे देखकर वो कहने लगी,
लगी आ गए आप, उसने मेरे हाथ से बैग ले लिया था। मैंने आज उससे कह ही दिया था कि ये औरतें कौन थी और ये हर दिन हमारे घर पर क्यों आती हैं। मेरी बात सुनकर अरूबा घबरा गई थी। ऐसा लगा जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे पता है ये औरतें हर रोज हमारे घर पर आती हैं। मैंने जब उससे दोबारा सवाल किया तो वो मुझसे कहने लगी कि क्या हो गया आपको, वो मेरी चाहने वाली थी, मुझसे मिलने के लिए आई थी, कह रही थी कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो हमें भूल ही गई हो। मैंने दिल में सोचा क्या जानने वाले लोग हर दिन घर में आते हैं। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो कहने लगी कि अभी लाई, ये कहकर वो किचन में चली गई और मैं बस उसे घूरता रह गया कि अरूबा अभी तो थोड़ी देर पहले किस तरह से हंस कर उन औरतों से बातें कर रही थी। मुझसे पहले न जाने वो उन औरतों को मेरे बारे में क्या कुछ बता चुकी होगी। मेरी बीवी उनका पूरा साथ भी दे रही थी। मैं जैसे ही अपनी बीवी को रात के वक्त हाथ लगाता तो वो मेरी तरफ खींचे चली आती थी। मेरा तो इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई भी नहीं था, लेकिन मेरा एक दोस्त था जिसने माँ के मरने के बाद मेरा काफी साथ दिया था और हमारे घर पर भी हफ्ते में वो एक बार चक्कर लगा लिया करता था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वो दिखने में बहुत स्मार्ट था और मेरी बीवी की भी बहुत इज्जत करता था। अभी वो जॉब ढूंढ रहा था, इसके बाद ही शादी करना चाहता था। रूबा को पाकर तो मैं बहुत खुश था। वो खूबसूरत थी और घर के काम में भी बहुत तेज थी, लेकिन ये जो हर रोज के हादसे हो रहे थे इन सब ने मुझे उलझाना शुरू कर दिया था और इन औरतों को मुझे इस तरह से मुस्कुराते हुए घर से निकलना कुछ शक में डाल रहा था। मैंने सोचा कि कोई आस पड़ोस की औरत होगी। आज भी मैं जब घर आया तो ऐसे ही हुआ था। 3 औरतें मुझे देखकर मुस्कुराई और हमारे घर से चली गई थी। जब मैं घर के अंदर आया तो अरूबा कमरे में थी। मैं सीधा कमरे में चला गया। उस वक्त वो बेड की चादर ठीक कर रही थी। मुझे देखकर अरूबा मुस्कुराने लगी और मुझसे कहने लगी कि आप आ गए। मैंने उनसे कहा कि ये औरतें कौन थी। वो आज भी यही कह रही थी कि वो मेरी जानने वाली थी। मैंने अपनी बीवी की इस बात को इग्नोर कर दिया था, लेकिन अगले दिन वही सब कुछ हुआ और अगले दिन भी मैंने इग्नोर कर दिया था। लेकिन तीसरे दिन भी जब मैंने उन औरतों को अजीब लफ्जों में बात करते हुए सुना और मुस्कुराते हुए अपने घर से निकलते हुए देखा तो मैं कुछ ठटक सा गया था। वो आपस में कुछ अजीब सी बातें भी कर रही थी और मुझे भी देखकर बार बार मुस्कुराया जा रही थी। मैं उनकी मुस्कुराहट को समझ नहीं पाता था। फिलहाल मैं घर के अंदर गया तो अरूबा खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने किचन में जाकर उससे पूछा ये औरतें कौन है और ये हर रोज हमारे घर से कोई ना कोई औरत क्यों बाहर निकल रही है। मेरी बात पर न जाने क्यों अरूबा का मूड ऑफ हो गया था और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बातें सुनकर वो डर गई थी। वो कांपती हुई आवाज में कहने लगी मेरे मायके की तरफ की कुछ औरतें हैं, ये मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, इसलिए मिलने के लिए आ चाहती हैं। ये कहते हुए वो बार बार अपनी नजरें मुझसे बदल रही थी। मैं बड़ी देर तक उसी को देख रहा था। ना जाने क्या वजह थी जो वो मेरी नजरों से बहुत नर्वस हो रही थी। हालांकि मैंने तो उससे कुछ भी नहीं कहा था। वो बार बार कुछ बनाते हुए मुझे सरमाइयां देने जा रही थी। कहने लगी दरअसल मेरा सबके साथ ही हंसी मजाक वाला रिश्ता है, इसलिए अपने मायके के आस पड़ोस के लोगों से भी मेरा काफी मिलना जुलना था। हम बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे। बस अभी कुछ दिन पहले ही इन आंटी की कॉल आई। वो मुझसे कहने लगी तुम तो शादी के बाद तो बिल्कुल बदल गई हो, बात भी नहीं करती ना मिलती हो। इसलिए मैं उनको इनकार नहीं कर सकी और उन्हें अपने घर का एड्रेस दे दिया। मैंने अपनी बीवी की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो बस उसके चेहरे पर छाई हुई परेशानी देख रहा था। ना मैंने उससे कोई सफाई मांगी थी और ना ही कोई पूछताछ की थी। उसका मुझे इस तरह से सफाई देना बहुत अजीब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी बातों से बहुत परेशान हो गई थी। मेरे घर में किसी तरह की कोई कमी ना थी। वैसे तो मैं नौकरी करता था, अच्छी कमाई करता था, घर भी अपना ही था, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन इन दिनों मुझे कुछ परेशानी हो रही थी क्योंकि मेरे ऑफिस में ठीक से काम भी नहीं हो रहा था और फिर शादी का खर्चा, इसके बाद मेरी माँ के इलाज का खर्चा, इन सारे खर्चों को एक साथ आ जाने से मैं अभी तक संभल नहीं पाया था। लेकिन फिर भी मेरी बीवी मुझसे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करती थी और इन दिनों तो मुझे घर में राशन लाए हुए भी 1 महीना गुजर गया था। पर मेरी बीवी ने घर को इतने अच्छे तरीके से संभाला हुआ था कि मुझे किसी बात की फिक्र ही नहीं थी। वो मुझसे कभी पैसों की भी कोई शिकायत नहीं करती थी, लेकिन मेरे लिए तो परेशानी बढ़ गई थी। अभी मेरे पास बीवी थी, कल को बच्चे भी होने हैं, लेकिन मेरे ऑफिस में काम बड़ी मुश्किल से हो रहा था। वैसे तो मैं सारे घर का खर्च खुद ही किया करता था, लेकिन जब से मेरे पास पैसों की कमी होने लगी थी मेरी बीवी ने मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया था। शायद वो पैसों को जोड़ कर रखती थी, लेकिन मैंने अभी तक अपनी बीवी के हाथ में पैसे नहीं रखे थे। मेरी शादी को हालांकि अब 7 महीने होने वाले थे, लेकिन अभी तक मेरी बीवी ने मुझसे खर्चे के पैसे नहीं मांगे थे। अगले दिन फिर से मैंने घर से एक औरत को निकलते हुए देखा। उस दिन हमारे पड़ोसी गुजर रहे थे। उन्होंने मुझसे मुलाकात की, मुझसे मेरे हाल चाल पूछने लगे। वो कहने लगे कि तुम्हारी बीवी के बहुत रिश्तेदार हैं, तुम्हारी माँ यहाँ रहती थी तो उनसे मिलने के लिए तो कोई भी नहीं आता था, लेकिन जब से तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ तब से तुम्हारे घर में हर रोज कोई ना कोई औरत आती जाती रहती है। फिर वो कहने लगी कि अपनी बीवी के हमारे मोहल्ले की औरतों से भी जान पहचान करवाओ। हमारे मोहल्ले की तो कोई भी औरत अगर तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाती है तो तुम्हारी बीवी दरवाजा ही नहीं खोलती, बल्कि अंदर से ही जवाब दे देती है कि मैं काम में मसरूफ हूँ, मिल नहीं सकती। बड़ी अजीब है तुम्हारी बीवी। हालांकि मेरी बेटी भी और मेरी बीवी भी तुम्हारे यहाँ से तुम्हारी बीवी से मिलने के लिए गई थी।
थी पर तुम्हारी बीवी ने दरवाजा ही नहीं खोला। ये बात सुनकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मुझे बहुत अजीब लगा था। मैं तो समझा था कि वो औरतें तभी आती हैं जब मैं ऑफिस से वापस आता हूँ, लेकिन सारा दिन किसी ना किसी औरत का आना जाना मुझे अपने मोहल्ले के मर्द से पता चला था। वो तो काफी अच्छे थे, उनकी फैमिली पढ़ी लिखी और सभी लोग समझदार थे। मुझे ये भी बुरा लगा था कि मेरी बीवी ने उनकी बेटी और उनकी बीवी को दरवाजे से ही वापस भेज दिया था। उसने इन्हें अंदर क्यों नहीं आने दिया? अगर वो मेल जोल रखती है तो फिर अपने मायके की तरफ की औरतों से ही क्यों रखती है? उसे यहाँ भी सबसे मेल जोल रखना चाहिए था। मैंने घर जाकर जैसी चाबी से घर का दरवाजा खोलना चाहा तो घर का दरवाजा अंदर से लॉक था, लेकिन अंदर से औरतों के हंसने की आवाज से, बातें करने की आवाज से आ रही थी। जो बातें मैंने उन औरतों के बीच सुनी तो मेरा सर चकरा कर रह गया था। ये मैं क्या सुन रहा था? ये बातें सुनकर मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया था। मैंने अपने कमरे के दरवाजे का लॉक घुमाया तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खटखटाते ही मेरी बीवी ने दरवाजा खोला था। उसने मुझे बाहर खड़ा हुआ देखा तो वो घबरा गई थी। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा था। वो अपने चेहरे पर आने वाले पसीने को पोंछने लगी। मैंने कहा कौन है कमरे में? तो वो कहने लगी कि मेरी एक जाने वाली है। मैंने कहा हटो पीछे, लेकिन मेरी बीवी सामने ही खड़ी रही। मैंने कहा रुबा पीछे हटो। ये कहकर मैंने अपनी बीवी को पीछे हटाया था। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे होश उड़ गए। कमरे के अंदर एक 40 साल की औरत बैठी हुई थी। उसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। वो मुझे देखकर फौरन से अपने कपड़े ठीक करने लगी। मैंने अपनी नजरें झुका दी और कमरे से बाहर आ गया। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वो औरत अपने आप को ठीक करने के बाद कमरे से बाहर निकल गई और उस औरत के जाने के बाद मेरी बीवी ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। मैं बड़े गुस्से से अपने कमरे में चला गया था। मैंने देखा तो बेड की चादर बहुत खराब थी। मैं बेड पर बैठकर दोनों हाथों में अपना सर पकड़कर बैठ गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी ऐसा भी कुछ कर सकती है। रूबा बहुत डरी सहमी सी कमरे के अंदर दाखिल हुई। मैं उस गुस्से में था कि उस पर भी हाथ उठा सकता था। मैंने चिल्लाकर कहा कि ये सब कुछ क्या है और हमारे घर में क्या हो रहा है और ये कमरे की हालत कैसी हो रही है? कमरे में क्या कर रही थी तुम इस औरत के साथ? अरूबा कहने लगी कुछ भी तो नहीं कर रही थी। मैंने कहा झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी बातें सुनी है। अरूबा कहने लगी आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। मैंने कहा इस औरत के कपड़े इतने खराब हालत में क्यों हो रहे थे? तो वो कहने लगी क्या है अवैध साहब को? मैंने कहा है ना वो मेरी चाहने वाली थी। मैं घर में अकेली रहती हूँ इसलिए वो हमारे बिस्तर पर लेट गई थी। मैंने कहा बेड की चादर क्यों खराब है, इस तरह से बिखरी हुई क्यों है? वो कहने लगी आप क्या समझते हो मुझे? हम दोनों बातें कर रहे थे और लेट कर आराम कर रहे थे इसलिए चादर खराब हो गई होगी। मैंने अपनी बीवी से कहा तुम लोग क्या बातें कर रहे थे, क्योंकि जो बातें मैंने सुनी वो तो बहुत अजीब थी। मेरी बीवी कहने लगी क्या सुन लिया है आपने? जाहिर सी बात है जैसे आप मर्द लोग एक साथ बैठकर अपनी बीवी की बातें आपस में करते हो उसी तरह से वही बातें हम औरतें बैठकर अकेले में कर लेते हैं। पता नहीं आपने क्या सुन लिया और क्या सोच लिया। ये कहते हुए अरूबा रोने लगी थी। मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने सोचा जो मैंने सुना वो मेरा वहम हो। वैसे भी वो दोनों औरतें थी। अगर वो औरत हमारे बेड पर लेट गई थी तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। बेड पर तो बैठने से भी बेड की चादर खराब हो जाती है और वो दोनों ऐसी ही बातें कर रही थी। वो औरत किसी चीज की बात कर रही थी। मेरी बीवी से कहने लगी कि जब से मेरे शौहर ने वो चीज इस्तेमाल करना शुरू की है उनमें काफी ताकत आ गई है और उनको अब कमजोरी भी महसूस नहीं होती। पूरी रात उन्होंने मेरे साथ हंसकर ये बात मेरी बीवी को बता रही थी। मेरी बीवी भी उसकी बात का हंसकर ही जवाब दे रही थी। मेरी बीवी ने कहा अब तो तुम मजे ही मजे करोगी और अपने शौहर की दीवानी हो जाओगी। उस औरत ने मेरी बीवी से कहा कि चलो हटो, मुझे तुम्हें बताते हुए शर्म आ रही है। ये बात सुनकर मेरी बीवी कहने लगी अरे शर्माना कैसा आंटी, बताओ ना मुझे क्या हुआ था। रात को वो 40 साल की औरत अपनी सारी की रात की कहानी मेरी बीवी को बता रही थी। जो मैंने थोड़ी सी सुनी थी तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी बीवी के साथ कुछ गलत कर रही है या वो दोनों मिलकर कुछ गलत कर रही हैं, क्योंकि उन दोनों के बोलने का अंदाज थोड़ा अजीब सा था। शायद मैं ही गलत था। मुझे अपनी सोच पर अफसोस होने लगा था। रूबा शायद ठीक ही कह रही थी। जब हम मर्द आपस में बैठकर अपनी घरेलू बातें और अपनी बीवी के साथ गुजरी हुई रातें एक दूसरे के सामने कर लेते हैं तो औरतें भी आपस में कर लेती होंगी। ये कोई अनोखी बात तो नहीं थी, लेकिन वो मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी थी कि मैंने अपनी बीवी पर भरोसा किया था। रात को सोने से पहले मैंने अपनी बीवी से पूछा कि तुम मोहल्ले की औरतों को घर में आने से क्यों मना कर देती हो? सिर्फ अपनी जान पहचान वाली औरतों को ही घर में क्यों आने देती हो? मुझे पड़ोस वाले अंकल जी ने तुम्हारी शिकायत की है। वो हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। जब माँ जिंदा थी मेरी शादी से पहले तो वो हम लोगों का बहुत ख्याल रखते थे और उनकी बीवी भी मेरी माँ के साथ बातें करती रहती थी और उनकी बेटी तुमसे मिलने के लिए आई थी और तुमने उन्हें दरवाजे से ही वापस भेज दिया, दरवाजा तक नहीं खोला। कितनी बुरी बात है। फिर वो कहने लगी मैं उस टाइम नहा रही थी इसलिए आवाज देकर मना कर दिया। आप उनको कह देना कि वो अब आ जाए, मैं उनसे मिल लूंगी। ये बात भी मेरी बीवी की ठीक थी। वो इस तरह से दोपहर नहीं आ सकती थी। मैं सोने के लिए लेटा तो अचानक मुझे उस औरत की ये बातें याद आने लगी। वो मेरी बीवी से किस चीज की बात कर रही थी, ना जाने किस तरह की गोलियों की बात कर रही थी। इससे पहले भी जब मैंने उन औरतों की बातें छुप कर सुनी थी तो उसमें भी गोलियों का जिक्र आया था, जो गोलियां उन औरतों के शौहर इस्तेमाल कर रहे थे। आखिर ऐसा भी उन गोलियों में क्या था जो उसके शौहर में ताकत आ गई थी कि उसने अपनी बीवी की चीखें निकलवा कर रख दी थी।
मेरे दिल में भी अजीब अजीब से ख्याल उठने लगे, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी मैं खुद को थका थका महसूस करने लगा था। मैं पहले से भी काफी कमजोर था, लेकिन शादी के बाद और ज्यादा कमजोरी महसूस करने लगा था। वैसे तो मुझे कभी मेरी बीवी ने इस बात पर ताना नहीं दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे थोड़ी बहुत कमी मुझ में है। और हमारी शादी को 7 महीने होने के बावजूद भी अभी तक मेरी बीवी को भी कोई खुशखबरी नहीं थी। मेरे दिमाग में ये ख्याल उभरने लगा कि क्यों ना मैं भी अपनी बीवी से इन गोलियों के बारे में पूछूं, जिसके बारे में सारी औरतें मिलकर बात करती हैं, लेकिन न जाने क्यों मैं अपनी बीवी से ये बात नहीं पूछ पाया था। शायद मर्द की गैरत इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो औरत के सामने अपनी इस तरह की कमजोरी का जिक्र करे। वैसे तो मेरी बीवी ये बात इन 7 महीनों में जान ही चुकी थी, मगर कभी पलट कर उसने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा था कि मैं उसकी जरूरत को पूरी नहीं कर पा रहा था। तभी तो अरूबा आज आने वाली उस औरत से मियां बीवी के दरमियान होने वाले ताल्लुक का पूछ रही थी। लेकिन अब मैं इस बारे में सीरियस होकर सोचने लगा था, क्योंकि एक बार जब मैं अपने घर आया तो मेरी बीवी किसी से फोन पर बातें कर रही थी। मेरी बीवी फोन पर किसी से कह रही थी कि वो औरत हमेशा बाहर की मोहब्बत तलाश करने लगती है, जिस औरत का शौहर उसे खुश नहीं कर सकता। जिन औरतों के शौहर कमजोर हो और सारा दिन थकावट होने के बाद रात को ना सिर्फ अपनी बीवी को मायूस करे बल्कि खुद भी आधे अधूरे हों, इस सब की वजह से ही बीवी गैर मर्दों से रिश्ते बनाने लगती है। हमारी दवाई इस सब का ही इलाज करती है। ये सुनकर मेरा दिमाग हैरान हो गया था। मुझे अंदर आता हुआ देखकर मेरी बीवी ने घबराकर फोन बंद कर दिया था। मैंने उससे कहा कि तुम किससे बात कर रही हो? वो कहने लगी बस अपनी बहन से। मैंने महसूस किया था कि मेरी बीवी शायद मुझसे डरती है, तभी तो वो मुझसे कभी खुलकर बात नहीं करती, खामोश सी रहती है, दूसरी औरतों की तरह मेरे साथ घुल मिलकर नहीं रहती है। अक्सर मैं उसके करीब जाकर बैठता तो उसके ऊपर एक अजीब तरह की घबराहट तारी हो जाती थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है। अभी उसका इस तरह से बात करना मुझे बेचैन कर दिया था। रूबा किचन में खड़ी हुई बर्तन धो रही थी। मैं उसके पीछे चला गया और जाकर मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया, मेरी सांसें खुद पर महसूस करके शायद वो मेरी फीलिंग को भांप चुकी थी। फिर अचानक उसने मुझे पीछे धक्का दे दिया और खुद को आजाद करवा लिया, मगर मैं उसके कान के पास धीमी सी आवाज में कहने लगा, क्या बातें कर रही थी तुम अपनी बहन से कॉल पर? पहले तो वो मुझे खुद से छुड़वा रही थी, लेकिन अब मेरे सवाल पर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो कहने लगी, शर्म करो आप, वो मेरी बहन है, उसकी और मेरी प्राइवेट बातें मैं आपको क्यों बताऊं? अपनी बीवी की इस बात पर मैं झंझला गया था और फिर उसका चेहरा अपनी तरफ करके कहा, जब तुम दोनों और तुम्हारे मायके की आस पड़ोस वाली औरतें एक दूसरे के शौहर और उनके बिस्तर तक की बातें कर सकती हो, तो फिर तुम अपने शौहर को ये बात क्यों नहीं बता सकती? मेरे इस सवाल पर उसने मुझे पीछे धकेल दिया था और कहने लगी कि आप भी बहुत अजीब बातें करते हो। मेरी बीवी ने मुझे कमरे में जाने के लिए कह दिया था, उसने तो मेरी फीलिंग पर पानी ही फेर दिया था। अपने शौहर के साथ वक्त गुजारने के लिए तो अब बीवियां तरसती हैं और अरूबा तो ऐसी बातें से उकताया करती थी। न जाने मेरे साथ बात करते उसे क्या उलझन हो रही थी, न जाने असल बात क्या थी। फिलहाल मैं अपने कमरे में वापस आ गया था। वैसे भी आज काम का लोड ज्यादा होने की वजह से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं नहा लेता हूँ। जब से मेरी शादी हुई थी मेरे कपड़े मेरी बीवी ही निकाल कर रख दिया करती थी। मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी कि मैं खुद अलमारी खोलकर अपने कपड़े निकाल सकूं। अरूबा घर को अच्छे तरीके से चलाने वाली औरत ही इन दिनों वो मेरे करीब आने पर अजीब तरह से घबरा जाती थी कपड़े निकालने के लिए। जैसे ही मैंने अपनी अलमारी खोली तो अचानक ही मेरी नजर अलमारी में बने लॉकर पर गई। मैंने लॉकर को खोला चाहा तो वो लॉक था। मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर इसमें ऐसा क्या पड़ा हुआ था जिस पर मेरी बीवी ने ताला लगा दिया था। तभी अचानक से मेरा ध्यान उस गोलियों की तरफ गया था जिसका जिक्र वो घर में आने वाली औरतें करती थी। मेरा तजस्सुस अब और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। मैंने उस लॉकर को खोलने की कोशिश की, मगर उसकी चाबी गायब थी। मैंने अलमारी में वहीं पर उसकी चाबी को तलाश करना शुरू कर दिया तो अलमारी में ही रखे हुए कपड़ों के नीचे वो चाबी रखी हुई थी। ये बात मेरे लिए बड़ी हैरान कर देने वाली थी कि आखिर मेरी बीवी ने इस चाबी को यहाँ पर क्यों छुपाया हुआ है। इसमें आखिर ऐसी कौन सी खुफिया चीज थी? इस घर में मेरे और अरूबा के अलावा कोई नहीं रहता था। इसमें जरूर कुछ तो ऐसा था जो ये मुझसे छुपाना चाह रही थी। मैंने जैसे ही लॉकर खोला तो सामने सब कुछ मेरी सोच के मुताबिक ही था। लॉकर के अंदर काफी सारी गोलियों की छोटी छोटी पुड़ियां रखी हुई थी। उस पर किसी भी तरह का कोई लेबल नहीं लगा हुआ था। हाँ, लेकिन एक मार्कर से उस पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने जैसे इसको खोलकर उसको सूंघने लगा तभी अचानक मेरा हाथ वहीं पर रुक गया था। रूबा ने एक सेकंड भी जाया किए बिना ही मेरे हाथ से वो छीन ली थी और लॉकर में रखकर उसे बंद कर दिया और वो कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हो? आपको मेरी चीजों में इस तरह से नहीं घुसना चाहिए। जब मैंने लॉक लगाया हुआ था तो आप क्यों इस लॉकर को खोल रहे हो? अरूबा आज पहली बार मुझसे काफी ऊंची आवाज में बात करी थी। मैंने अपने माथे पर बल डाली और उसकी तरफ घूरते हुए कहने लगा, ये तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रहे हो? ये मेरा घर है और ये मेरी अलमारी है और ये लॉकर भी मैंने खुद बनवाया था। ये गोलियां तुमने इसके अंदर क्यों छुपा कर रखी हुई है और ये किस चीज की गोलियां हैं? मेरे सवाल पर मेरी बीवी थोड़ी घबराई हुई लग रही थी और मुझे देखकर आंखें चुराने लगी। फिर वो कहने लगी कि कुछ भी नहीं, बस ये मेरी दवाई है। मैंने कहा, इतनी ढेर सारी दवाई, आखिर तुम्हें क्या हो गया है जो तुम्हें दवाई की जरूरत पड़ गई? मेरी बीवी कहने लगी, इस बारे में मैं आपको नहीं बताना चाहती थी। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने उसको लॉकर में छुपा कर रख दिया था। वो नजर चुरा कर मुझसे बात कर रही थी। मैंने अपनी बीवी से कहा, और कितना झूठ बोलोगी? आप मुझे सच सच बता दो कि आखिर क्या बात? उसकी
बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो झूठ बोल रही है। जैसे ही वो अलमारी बंद करके वहां से जाने लगी, मैंने उसे जोर से जकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मेरी इस हरकत पर वो थोड़ा घबरा गई। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, बताओ क्या है। इसमें मैंने हमेशा तुम्हें उन औरतों के साथ किसी गोलियों की बात करते हुए सुना है जिसे खाने के बाद उनके शौहर में बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है। बताओ ये गोलियां कहाँ से आई है तुम्हारे पास, और तुम ये सब कुछ क्या करती फिर रही हो। मुझे लगा था कि मेरे सवाल पर मेरी बीवी डर जाएगी और मुझे सच्चाई बता देगी, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराकर कहने लगी कि चलो आप जान ही गए तो आपको सब कुछ बता देती हूँ। अरूबा ने मुझे बताया कि मेरे दादाजी एक हकीम थे। मैं बचपन से ही गांव में अपने दादाजी के पास रही हूँ। मेरे दादाजी गांव के बहुत मशहूर हकीम थे, जिनके पास काफी सारी ऐसी बीमारियों की दवाइयां थी जिनको लोग दूर दूर से खरीदने के लिए आते थे। यही वजह थी कि मेरे दादाजी सारे गाँव में ही नहीं बल्कि बाकी के गाँव और शहर में भी मशहूर हो गए थे। मेरे दादाजी के पास जो औरतें बांझ होती थी वो अपना इलाज करवाने के लिए आती थी, और कुछ ऐसे मर्द आते थे जो नामर्द होते थे और उनका इलाज होना नामुमकिन था। कुछ ऐसे भी शादीशुदा जोड़े आते थे जो उम्र होने के साथ साथ ताल्लुक बनाने के काबिल नहीं रहे थे। मेरे दादाजी के पास हर बीमारी का इलाज था। वो अपनी जड़ी बूटियों से उस तरह की गोलियां और तेल बनाते थे। मेरे दादाजी से लोग दवाई खरीदने के बाद अपनी बीमारियों से आजाद हो जाते थे और इसीलिए लोग उनको दुगनी कीमत देकर जाते थे, क्योंकि उनकी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती थी। मैं जब अपने दादाजी के साथ उनकी दुकान पर बैठती थी तो ये सब कुछ देखकर काफी हैरान होती थी। मेरे दादाजी के पास एक डायरी थी जिसमें उन्होंने अपनी सारी जड़ी बूटियों के बारे में लिखा हुआ था और हर बीमारी में बनाई जाने वाली दवाई के बारे में लिखा हुआ था। उसका फायदा नुकसान सब कुछ उस डायरी में लिखा हुआ था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा दादाजी इस दुनिया से चल बसे। मेरे दादाजी की दुकान फिर बंद हो गई थी। उन जैसा पूरे गाँव में कोई भी नहीं था। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। मुझे मेरे अम्मी अबू अपने साथ यहाँ इस शहर में लेकर आ गए थे। फिर मैं अपने अम्मी अबू के साथ रहने लगी और फिर मेरा यहीं के सरकारी स्कूल में दाखिला हो गया। धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई और फिर जब मैं कॉलेज गई तो वहां जाने के बाद मैंने अपने दादाजी के इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटियों से ऐसी गोलियां बनाई जिसमें मर्द और औरतों के लिए काफी सारे फायदे हों। मुझे भी साइंस में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने इनके नुस्खों को एक नए तरीके से इस्तेमाल किया और उनकी डायरी जो कि मेरे पास उससे कुछ अलग अलग देख कर मैंने एक अलग तरीके का तजर्बा करके ये गोलियां बनाई। इस गोली के लेने के काफी सारे फायदे हैं। जो मर्द इस गोली को लेता है वो अपनी बीवी को हर रात खुश करेगा और उसके अंदर दुगनी ताकत आ जाएगी। और ये गोली और तेल अगर औरत अपने पेट पर लगा कर इस्तेमाल करेगी तो उसके पेट की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। मेरे पास जो औरतें आती हैं वो अपने पेट पर उससे गोलियों को लगाने के बाद एक तेल की मालिश करवाती हैं जिससे उनके पेट की सारी चर्बी खत्म हो जाती है और औरतों को होने वाली जितनी भी माहवारी की बीमारियां हैं वो सारी भी दूर हो जाते हैं। कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो ज्यादा उम्र हो जाने के बाद शादीशुदा जिंदगी में दिलचस्पी नहीं रखती, जिसकी वजह से उनके रिश्ते उनके शौहर के साथ खराब होने लगता है। वही दुखी औरतें मेरे पास आती हैं, फिर मैं उनको तेल देती हूँ ताकि वो पेट की मालिश करती रहे। ये तेल अलग अलग बीमारी में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है ताकि उनके पेट की बीमारी दूर हो जाए और वो अपनी उम्र के साथ साथ रिश्ता बनाने के काबिल भी बन जाए। इसी तरह से मैंने ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको ठीक कर दिया। बहुत सी ऐसी औरतें हैं और बहुत से ऐसे मर्द हैं जो औरतें मुझसे ये खरीद कर अपने शौहर को देती हैं। उनके अंदर दुगनी ताकत आ जाती है और वो ज्यादा उम्र के होने के बावजूद भी अपनी बीवी को खुश कर पाते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई औरत ऐसी होती है जिसकी उम्र कम है या ज्यादा और वो किसी वजह से अपने शौहर को खुश नहीं कर पा रही, उसको घर के काम करने के बाद थकान महसूस हो जाती है, तो उसके लिए भी ये तेल बहुत काम का है। और इस तेल को लगाने के बाद औरत की थकान उतर जाती है और वो अपने शौहर के साथ आसानी से ताल्लुक बना सकती है। मैंने अपने ये काम सिर्फ तुम्हारी माँ के मर जाने के बाद ही शुरू किया था, क्योंकि मैंने देखा कि हमारी शादी में तुमने काफी सारा पैसा खर्च किया था और तुम्हारी माँ की इलाज पर भी तुम्हारा काफी सारा पैसा खर्च हो गया था। मुझे तुम परेशान नजर आने लगे थे, इसलिए मैंने ये तरीका आजमाया जिसको मैंने कभी नहीं आजमाया था। पर शायद मुझे लग रहा था कि अब मेरे लिए अपने दादाजी की डायरी का निकालना जरूरी हो गया है ताकि मैं इनकी डायरी के मुताबिक इस दवाई को बना सकूं और उसको बेच सकूं। मैंने अपने कॉलेज में इस चीज का एक्सपेरिमेंट पहली बार किया था जब ये कामयाब हुआ था और मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सराहा था, इसलिए मैंने इसका एक्सपेरिमेंट यहाँ करके चोरी छुपके औरतों को ये तेल और गोलियां बेचनी शुरू कर दी। मेरे पास पैसे आ सके और उन औरतों के घर भी बच सके। और काफी सारी ऐसी औरतें होती हैं जो मुझसे मालिश करवाने भी आती हैं और गोलियां सिर्फ वो अपने शौहर के लिए लेकर चली जाती हैं और इसके बदले मुझे काफी सारे पैसे देकर जाती हैं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैंने काफी सारे पैसे जोड़ कर रख लिए हैं ताकि आगे चलकर मुश्किल वक्त में वो हम दोनों के काम आ सके। मैं आपको परेशान नहीं देख सकती थी, मैं आपकी परेशानी में बराबर आपका साथ देना चाहती हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ लेकिन अपने दादाजी के नुस्खे में अच्छी तरह से जानती हूँ और इसी तरीके से मैंने उन लोगों की परेशानी को दूर करना शुरू कर दिया। मेरे इस तेल और गोलियों के बारे में अभी हर कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे लोगों को ही अपना ये नुस्खा भेजती हूँ जिनको या तो मैं जानती हूँ और उन्हें जिन्हें सच में इस चीज की जरूरत है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। इस दुनिया में ऐसे भी मर्द है जो शर्म की वजह से किसी को कुछ बताते भी नहीं, अपना इलाज भी नहीं कराते हैं, लेकिन उनकी इस कमी को सिर्फ उनकी बीवी ही जान सकती है। हमारे मुल्क में हर 10 में से 6 लोगों में ये कमी जरूर पाई
बताती है कि वो अपनी परेशानी किसी को नहीं बताते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, बल्कि अपने दिल की बात दिल में ही रखते हैं। मेरी बीवी इतनी बात कहकर खामोश हो गई थी। मैं बिना पलके झुकाए अपनी बीवी को ही देख रहा था, जो फर जबान चलाती ही मेरे सामने बोल रही थी। मेरी बीवी ने बताया कि काफी सारी औरतें अपने शौहर से और काफी सारे मर्द अपनी बीवी से बहुत खुश है, क्योंकि वो दोनों ही अपना रिश्ता एक दूसरे के साथ भरपूर तरीके से कायम कर रहे हैं। मैं अपनी बीवी की बात सुन चुका था। इस बार वो अलमारी की तरफ गई और लॉकर से तेल की एक बोतल और गोलियां निकाल कर मेरे पास ले आई। कहने लगी, इसको खाने से ही मर्द के अंदर दुगनी ताकत आ जाती है और मर्द कभी भी कमजोरी महसूस नहीं करता। मैंने अपनी बीवी के हाथ में वो गोलियां देखी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि माना कि तुम ये काम कर रही हो, लेकिन अगर तुम मुझे इस बारे में पहले बता देती तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। मैं अपनी बीवी की सहनियत पर आज बहुत खुश हुआ था। मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम लोगों का भला कर रही हो, लेकिन तुम्हें यह पता है कि तुम्हारा शौहर भी कमजोरी महसूस करता है। तुम एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि तुम ये सिर्फ अपने शौहर को भी दे दो ताकि हमारी जिंदगी कुछ बदल सके। और अभी शादी को 7वां महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक तुम्हें भी कोई खुशखबरी नहीं है। इसका मतलब यही है कि हम दोनों में से किसी के अंदर मसला है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ गोलियां दे दो। मैं देखना चाहता हूँ कि ये गोलियां आखिर इतना असर कैसे करती है। मेरी इस बात पर मेरी बीवी शर्मा गई और कहने लगी, आप जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो, भला आपको इस गोलियों की क्या जरूरत। मगर मैं जानता था कि मेरे अंदर ही कमी है, क्योंकि मेरी बीवी तो घर के काम करती थी और एक मिनट के लिए भी आराम नहीं करती थी। फिर भी बहुत फुर्तीली थी। काम तो मैं भी बहुत करता था, ऑफिस जाता और घर के भी काफी सारे काम किया करता था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर बहुत थकावट थी। एक काम कर लेता तो दूसरा काम करने का मन ही नहीं करता था। मैं समझ गया था कि मेरे अंदर कमी है। मैं अपने इलाज के बारे में भी बहुत सीरियस था। मैंने ठान लिया था कि मैं भी इस गोलियों का इस्तेमाल करके ही रहूंगा। मेरी बीवी ने मुझे एक गोली दे दी। वो तो ये कह रही थी कि आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आजमाना चाहता था। मैंने रात को सोते वक्त वो गोली खा ली थी और सुबह जब मैं उठा तो ये देखकर हैरान रह गया था कि मेरे अंदर बहुत ताकत थी। मैंने सारा दिन ऑफिस में भी थकान महसूस नहीं की थी। रात को जब मैं घर आया तो अपनी बीवी के साथ भी मैंने अच्छे तरीके से ताल्लुक बनाया था। आज मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरी बीवी बहुत खुश है और उसने मेरी मदद करने के लिए और घर के खर्चे में मेरा हाथ बटाने के लिए ही ये सब कुछ किया था। मेरी बीवी सच में बहुत अच्छी है। उसने न जाने कितनी ऐसी औरतों के घर बसा दिए थे जो अपने शौहर से नाराज थी। मैंने अपनी बीवी से माफी मांगी थी कि मैंने उस पर शक किया था और कई बार इस वजह से हम दोनों के बीच लड़ाई भी हो गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तो मुझे 1 महीने बाद हुई, जब पता चला कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ और मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट हो गई है। ये सिर्फ मेरी बीवी के बनाई गई इस गोलियों की वजह से ही हुआ था। आज इस बात को 4 साल हो गए। मेरी बीवी हर उस जरूरतमंद इंसान को वो गोलियां बेच रही है जिसको इसकी खास जरूरत है। इस तरह से मेरी भी मदद हो रही है और मेरी बीवी भी लोगों के घरों में खुशियां वापस लेकर आ रही है। मेरी जिंदगी मेरी बीवी के साथ अच्छी गुजर रही है और मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये सिर्फ सच में अच्छा काम करता है। अभी तो हम लोग अपने ही शहर में इसको बेच रहे हैं, लेकिन हमारा इरादा है कि हम लोग इसको दूसरे शहरों में भी इसकी सेल करेंगे, ताकि ऐसे बहुत सारे शादीशुदा जोड़े जो एक दूसरे से नाराज रहते हैं वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सकें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।